गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात पढ़ाने जा रहा हूँ। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी प्रसिद्ध कहानीकार माने जाते हैं और उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से या उपन्यासों के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया है। समाज में एक जो वर्ग विषमता है, अमीरों और गरीबों के बीच में जो खाई है, उसको दिखाने का प्रयास किया है। अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, ये बताने का प्रयास इन्होंने अपने साहित्य में किया है, चाहे वो उपन्यास हो या कहानी हो। वर्ग विषमता, पूस की रात जो है, पूस की रात कहानी में भी मुंशी प्रेमचंद जी ने वर्ग विषमता को दिखाया है। किस तरह से एक अमीर जो है वो महलों में रह रहा है और एक गरीब जो है उसको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे हैं, सोने के लिए कमरा नहीं है, उसके कंबल नहीं है। पूस की रात कहानी में भी ये सब समस्याएं उठाई हैं। कर्ज की समस्या, किस तरह से किसान जो है कर्ज में डूबता जा रहा है। एक बार साहूकारों से कर्ज लेता है तो ताउम्र उस कर्ज को चुकाता रहता है, परंतु वो कर्ज है कि वो चुकने का नाम नहीं लेता है। वो कर्ज है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। किसान का जीवन खत्म हो जाता है, वो कर्ज जो है खत्म नहीं होता है। पूस की रात कहानी में ये सब कुछ कहने का प्रयास मुंशी प्रेमचंद जी ने किया हुआ है। पूस एक माघ के बाद जो महीना आता है उसको पूस कहा जाता है, ठंड का महीना होता है। तो एक पूस की रात को एक किसान किस तरह से बिताता है, उस स्थिति को दर्शाया गया है इस कहानी में। इस कहानी का नायक हल्कू नामक एक किसान जो है इस कहानी का नायक है और इसमें मुन्नी जो हल्कू की पत्नी होती है। हल्कू जैसे कैसे मजदूरी करके 3 रुपए कमाता है और 3 रुपए उसने बचा बचा कर जोड़ कर 3 रुपए उसने बचा कर रखे हुए हैं। वो इसलिए कि कंबल खरीदने के लिए उसने 3 रुपए जो हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं ताकि वो माघ और पौ या पूस की रात जो है उसमें के लिए एक कंबल जो है वो खरीद सके और रातें जो है सुखपूर्वक काट सके। परंतु उसने कर्जा ले रखा है सहना नामक साहूकार से। सहना नामक साहूकार से कर्जा ले रखा है हल्कू ने। अब साहूकार सहना जो है उसके घर में आ जाता है, उसके घर में आ टपकता है सहना और वो पैसे की डिमांड करता है, पैसे मांगता है साहूकार। 3 रुपए की राशि वो मुन्नी से कहता है कि जाओ जो 3 रुपए कंबल के लिए रखे हैं उसको ले आओ, क्योंकि साहूकार उनको बहुत तंग कर रहा है। पत्नी नहीं मानती है। पत्नी कहती है इसको फिर कभी दे देंगे, हमने कंबल के लिए ये पैसे जुटाए थे, बहुत मुश्किल ये पैसे हमने जुटाए थे, अब अगर हम इन पैसों को हम दे देंगे तो कैसे हम माघ और पूस की रात जो है उसको बिताएंगे ठंड में। परंतु बहुत कहने पर वो 3 रुपए जो थे अंदर से निकाल कर एक संदूक में 3 रुपए जो बहुत इत्मीनान के साथ उन्होंने संदूक में रखे, तो उसको निकाल कर जो है मुन्नी उनकी पत्नी हल्कू की पत्नी वो निकाल कर ले आती है और ऐसे वो उसको ऐसे पकड़ा रही है मानो अपना कलेजा जो है वो दान कर रही हो, अपनी किडनी जो है वो दान कर रही हो। इस तरह से वो अपने 3 रुपये जो है वो दे देती है। अब पूस की भयंकर अंधेरी बर्फीली रात है। हल्कू जो है खेत में अपने खेत की रखवाली के लिए रात को गया हुआ है, एक पुरानी चादर ओढ़कर वहां गया हुआ है, क्योंकि रात को अगर खेत की रखवाली नहीं करेंगे तो जंगली जानवर जो हैं वो आकर खेत को खा जाएंगे, सारी फसल जो है तबाह कर जाएंगे एक ही रात में। इसलिए उनको रात को जाना पड़ता है, खेत की रखवाली करने के लिए जाना पड़ता है। तो हल्कू जो है अपने कुत्ते जबरे के साथ, खुद नहीं लेता, जबरा उसके साथ साथ जो है चल पड़ता है खेत के लिए और जबरा भी जाता है रात को। हल्कू और जबरा जो है वो
ठिठुरन भरी रात में, पूस की रात है और बर्फीली हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और वो ठिठुर रहे हैं। उनको वो चादर जो है वो ओढ़ी हुई है। जाड़े की रात है, बहुत ठंड की रात है। पूस और माघ की रात, महीनों की रात, उसमें इतनी ठंड पड़ रही है कि जबरा जो है कुत्ता वो भी कू 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 की आवाज़ करता है और अपना मुंह जो है ऐसे ढक लेता है। सर्दी से अपना मुंह पेट में डालकर कू कू की आवाज़ को, उसको बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो लगी है, उससे सर्दी जो है सहन नहीं हो पा रही है। ठीक उसी तरह से हल्कू को भी सर्दी जो है सहन नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और हल्कू जो है अपने दोनों घुटने जो है वो उसको ऐसे रखता है और घुटनों में अपना मुंह जो है छिपा लेता है, वो तो फिर भी ठंड जो है वो कम होने का नाम नहीं लेती है। पुआल जो था, पुआल पर हल्कू लेट जाता है, परंतु भयंकर सर्दी फिर भी सहन नहीं होती है। जबरे को अलग ठंड लगी है कुत्ते को, और दोनों जो है वो ठंड से कांप रहे हैं, थरथर कांप रहे हैं। एक स्थान पर हल्कू कहता है, जो वर्ग विषमता, मैंने वर्ग विषमता की बात शुरू में आपको बताई थी कि वर्ग विषमता जो है, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है, तो वर्ग विषमता की बात करते हुए कहता है हल्कू कि एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं कि जिसके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भाग जाए। भगवान मतलब अमीर तो भगवान जैसे हैं कि एक भगवान ऐसे पड़े हुए हैं कि जाड़ा जाए तो, जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर ही भाग जाए। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है महाराज, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। ये तकदीर है, कहता है मजदूरी हम कर रहे हैं, मजा कोई दूसरा लूट रहा है। मजदूरी करके हमने पैसे कमाए और मजा कोई दूसरा जो है लूट रहा है। अब हल्कू जब भयंकर सर्दी जो है हल्कू को सहन नहीं हो पा रही है हल्कू को, तो उसने जबरे को अपनी गोद में लिटा लिया, गोद में सुला लिया। हालांकि कुत्ते की देह से अजीब सी दुर्गंध आ रही है, परंतु उस समय उस दुर्गंध से ज्यादा उसको ठंड सता रही थी। तो हल्कू, मानो हल्कू के एक, जिस तरह से एक अपने मित्र को अपनी गोद में सुला लेते हैं, उस तरह से जबरा को भी हल्कू ने अपनी गोद में सुला लिया। अब ऐसा चिपटाकर लिपटाकर सुलाया है जिस तरह से एक आत्मीय मित्र को, अपने बहुत सगे को, अपने दोस्त को गोद में ले लेते थे, आलिंगन में भर देते हैं अपने प्रेमी को, तो अपने मित्र को। तो उस तरह से उसने कुत्ते को एक प्रेमी की तरह जो है अपने गोद में सुला लिया। ऐसे जान पड़ा कि इस अनोखी मित्रता ने उसकी आत्मा के सारे द्वार खोल दिए हैं। कोई भी अंतर नहीं रह गया है। मनुष्य में तो दूर, मनुष्य और जानवरों में भी हल्कू को कोई भी अंतर नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसकी एकमात्र समस्या क्या है, उस समय ठंड से बचना एकमात्र समस्या उसको लगती है। सहसा जबरा को अचानक खेत में आहट सुनाई देने लगती है। उसको आहट सुनाई देती है अचानक खेत में जबरा को, तो जोर जोर से भौंकने लगता है। जबरा जो है जोर जोर से भौंकता है और बाहर जाता है। हल्कू जो है उसको पुचकारता है जबरे को कि इधर मेरे पास आए, परंतु जबरा जो है उसके पास नहीं आता है। जबरा अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, कर्तव्य जो है हृदय में उछल रहा है। कर्तव्य परायणता जो है जबरा जो कुत्ता था उसके हृदय में उसकी कर्तव्य परायणता जो है वो उछल रही है, उछाल मार रही है। और 1 घंटा इस तरह से और गुजर जाता है। भयंकर जो है शीत की रात्रि जो है वो शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा ठंड जो है लगती है। हल्कू कोई भी उपाय नहीं सूझता है। हल्कू जो है याद आते है उसके कुछ दूर, जहाँ पर वो खेत की रखवाली कर रहा है, उसके कुछ दूर एक आम का बगीचा है, आम का बाग है, वहाँ पर चला जाता है और एक झाड़ू जो है झाड़ू बनाता है और पत्तियाँ वहाँ पर झाड़ू से पत्तियाँ इकट्ठी करता है और वहाँ पर आग जला देता है, पत्तियों को आग लगाता है और आग जो है वो हल्कू जला देता है। अब आग जलती है तो जबरा भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों जो है आग जो है सेकते हैं और उनका शरीर जो है फिर गर्म हो जाता है। तो बहुत बार बार जो
विजय, उन्होंने जो विजय प्राप्त करे, जीत हासिल कर दी, किसके ऊपर? ठंड के ऊपर जो जीत हासिल कर ली, तो बहुत खुश हैं दोनों। और जो पुआल जला है, आग जले है, उसके ऊपर वो दोनों छलांगे लगाने लगते हैं, जबरा भी और हल्कू भी। दोनों आग को लांगते हैं जंप लगाकर, ठीक है, कूद करके पार जाते हैं, फिर इधर आते हैं। तो वो जो विजय का जो जश्न जो है वो मना रहे हैं, परंतु विजय का जश्न बहुत लंबे समय तक उनका नहीं चल पाया, और धीरे धीरे आग जो है वो ठंडी होती जाती है। आग ठंडी हो जाती है। जैसे जैसे आग ठंडी हो जाती है तो उनको दोबारा से ठंड जो है वो शुरू हो जाती है, ठंड लगना शुरू हो जाती है। जबरा को एकदम फिर सहसा अचानक जबरा जो है वो भाग कर चला जाता है। एहसास होता है कि कुछ जानवरों की आवाज़ें वहाँ पर आने लगती हैं रात को, और जबरा जो है जोर जोर से भौंकने लगता है, और जबरा वहाँ से चला जाता है। और हल्कू जो है उसी आग में जो राख बची है, राख की जो हल्की हल्की गर्माहट आ रही है, उसकी गर्मी से वह वहाँ पर ही लेट जाता है। और उसको एहसास होता है कि शायद नील गाय जो है उसके खेत में आकर घुस गई हो, परंतु कर्तव्य परायणता, जो जबरा कर्तव्य परायणता निभा रहा था, वो कर्तव्य परायणता जो है वो हल्कू नहीं निभा पाता है, और हल्कू जो है अकर्मण्य हो जाता है। हल्कू अकर्मण्य होकर जो है वहीं पर उसको नींद आ जाती है, और वो सो जाता है। शीत ऋतु के कारण उसकी देह जो है, ठंडी देह गरमाने लगती है, और उसको वहाँ पर नींद आ जाती है। और वो उसको मालूम है कि शायद नील गायें जो हैं उसके सारे फसल को चट कर जाएंगी, उसके फसल को खा जाएंगी, परंतु वह जो अकर्मण्यता का जो रस्सी है वो उसको बांध देती है। वो जा नहीं पाता है, गर्म राख के पास जो है चादर ओढ़कर सो जाता है। और जब प्रातः होती है तो मुन्नी जो है आकर उसको जगाती है। मुन्नी आकर उसको जगाती है। जब मुन्नी देखती है कि खेत का सर्वनाश हो गया है, खेत जो है वो पूरी तरह से नील गायें जो हैं खेत को चट कर गई हैं, तो वो और हल्कू को ढूंढते, हल्कू जो है घोड़े बेचकर सोया होता है। तो वो हल्कू को जगाते हुए कहती है कि आप यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रहे हैं, उधर खेत का सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया है। तो हल्कू को जो है सफ़ेद झूठ बोलता है कि आपको खेत की पड़ी है, मैं मरते मरते बचा हूँ, मैं मर रहा था, मरते मरते बचा, और आपको खेत की पड़ी हुई है। मेरे पेट में ऐसा भयंकर दर्द हुआ था, ऐसा दर्द हुआ था, वो मैं ही जानता हूँ। तो मुन्नी बहुत चिंतातुर हो जाती है, चिंताग्रस्त हो जाती है, और चिंताग्रस्त होकर कहती है कि अब मजदूरी करके माल गुजारी करना पड़ेगी, माल गुजारी जो है वो भरना पड़ेगी मजदूरी करके। हल्कू जो है प्रसन्नचित्त होकर कहता है, तो कोई चिंता नहीं है कि ठीक है मजदूरी करके माल गुजारी कर लूंगा, परंतु तो रात को ठंड में ना सोना तो नहीं पड़ेगा, रात को ठंड में मुझे सोना तो नहीं पड़ेगा, मजदूरी करके माल गुजारी जो है मैं कर लूंगा। तो यहाँ पर जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने वर्ग विषमता जो है, वर्ग विषमता को दिखाने का प्रयास किया है। किस तरह से वर्गों में विषमता है, एक जो समस्याएं इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने उठाई हैं वो बहुत भयंकर समस्याएं हैं। इसमें किसानों के कर्ज की समस्या, किस तरह से किसान कर्ज में डूबा हुआ है, लगातार कर्ज लेता जा रहा है, और कर्ज वो ताउम्र चुका नहीं पाता। एक बार किसी साहूकार से उसने कर्ज ले लिया तो ताउम्र उस कर्ज को जो है चुका नहीं पाएगा, उसके ऊपर ब्याज जो है लगातार बढ़ता जाएगा, और कभी भी जीते जी उस कर्ज को चुका नहीं पाएगा। कर्ज की बहुत बड़ी समस्या जो है वो उठाई हुई है किसानों के। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था, किस तरह से आर्थिक अव्यवस्था है, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, अमीर बहुत ज़्यादा गरीब है। गरीबों के लिए मोटे मोटे, एक स्थान पर हल्कू ने कहा है कि गरीबों के लिए मोटे मोटे गद्दे हैं, रजाइयाँ हैं, कंबल हैं, जाड़ा जाए तो घबराकर वापस आ जाए। और एक तरफ कंबल के लिए 3 रुपये, पूरे साल भर की कमाई 3 रुपये थी, और कंबल के लिए बचा बचा कर हल्कू और मुन्नी ने रखे हुए थे, कंबल के लिए बचा बचा कर। अब वो कंबल के पैसे जो हैं उनको सहना को देने पड़े, जो कि साहूकार है। तो ये समस्या आर्थिक विषमता, महाजनी व्यवस्था, महाजन किस तरह से शोषण करते हैं, ये दिखाने का प्रयास इसमें किया गया है। किसानों की सोचनीय दशा, किसानों की जो दशा है वो सोचनीय है। और एक अगली जो समस्या इसमें उठाई है अकर्मण्यता की समस्या, कि काम ना करना। एक किसानों में जो काम ना करने की जो समस्या है
वो जो उत्पन्न हुई है उसको दिखाने का प्रयास मुंशी जी ने किया हुआ है। किस तरह से किसान जो है वो ये काम के लिए अकर्मण्य हो गया है, काम करना ही नहीं चाह रहा। क्यों नहीं करना चाह रहा है? उसको मालूम है कि वो काम कर रहा है परंतु उसके पूरे काम करके भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना वो काम ही ना करे। कफन में हमने देखी मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी में भी माधव और घिस्सू जो अकर्मण्यता के शिकार हो गए हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है परंतु काम करने के बावजूद उनका पेट जो है वो भर नहीं रहा है। उसी तरह से घिस्सू में अकर्मण्यता जो है वो दिखाई गई है। उसको पता है कि नील गाय जो है उसके खेत को चट कर रही है, खा रही है, परंतु वो अकर्मण्य बन गया है, वो सोया रहता है, लेटा रहता है। तो ये भी एक समस्या जो है उठाई हुई है। तो बहुत जो सामाजिक समस्याएं हैं वो इस उपन्यास में हमें इस कहानी में, पूस की रात कहानी में सामाजिक समस्याएं जो हैं, चाहे वो कर्ज की समस्या हो, महाजनी समस्या हो, पूंजीवादी व्यवस्था हो, आर्थिक विषमता हो, किसानों के दयनीय हालात हो, उसकी समस्या को बताने का प्रयास यहाँ पर किया हुआ है। और मुन्नी जो उसकी पत्नी है वो कहती है एक स्थान पर समस्या को उजागर करते हुए कि ना जाने कितने बाकी हैं, जो लगातार हम पैसे देते हैं फिर भी ना जाने कितने बाकी पैसे जो है बच जाते हैं, जो किस तरह चुकने में ही नहीं चुकते हैं, चुकने को नहीं आते। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते हो, खेती करना छोड़ दो, मर मर कर काम करते हो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, सब कुछ किसानों का कर्ज चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो। ऐसी खेती से सब बाज आए, ऐसी खेती हम नहीं करेंगे। किसान खेती करने से दूर भाग रहा है क्योंकि किसान को एक जो उचित मेहनत है, वो मेहनत का पैसा, आज भी ये स्थिति है, किसानों को मेहनत का पैसा, जितनी मेहनत करते हैं उतना उनको पैसा नहीं मिल रहा है। ये मुंशी प्रेमचंद के समय में भी, ये पूस की रात में भी ये सब कुछ बताने का प्रयास किया गया है। तो इस कहानी में जो समस्याएं उठाई हैं, इस कहानी का सार मैंने आपको बताया, इस कहानी की समस्याएं मैंने आपको उठाई। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य मुंशी प्रेमचंद का इस कहानी का यह है कि उन्होंने बताने का प्रयास इस कहानी में किया हुआ है कि कितनी समस्याओं से हमारा किसान जो है वो जूझ रहा है। किसानों की समस्या, कर्ज की समस्या, साहूकार की समस्या, पूंजीपति व्यवस्था, वर्ग विषमता, आर्थिक समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनको बताने का प्रयास इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने किया हुआ है। ठीक है। तात्विक समीक्षा मैं आपको बताऊंगा। तात्विक समीक्षा में आपको कथानक या कथा वस्तु, पात्रों का चित्रण, संवाद, डायलॉग जिसको कहते हैं संवाद या कथोपकथन, देश काल और वातावरण, और भाषाशैली, और अंतिम होता है उद्देश्य। ठीक है। तो इस कहानी में आपने देख लेना है। कथानक में पूरी की पूरी आपकी जो स्टोरी मैंने आपको बताई, पूरी की पूरी पूस की कहानी की, पूस की रात कहानी की जो बताई, वो कथानक में अंतर्गत आ जाएगा। पात्रों का चित्र में जो पात्र हैं इसमें सहना, हल्कू, जबरा, मुन्नी, ये मुख्य पात्र हैं। तो मुख्य पात्र मुन्नी और हल्कू ही हैं। और उसके बाद वातावरण और देश काल, किस तरह का उस समय के वातावरण है, किस तरह की परिस्थितियां हैं, उसको दिखाने का प्रयास। पात्रों का चित्रण, पात्र किस तरह से हैं, क्या क्या कहते हैं। संवाद, डायलॉग जो हैं, कथोपकथन, ठीक है ना, जो डायलॉग बोलते हैं, एक आदमी दूसरे के साथ जो बात कर, जैसे हल्कू कहता है कि सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे, ये डायलॉग है। तो मुन्नी कहती है 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा, माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। तो ये डायलॉग है, अलग अलग डायलॉग जो है अलग अलग इन्होंने किए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद भाषाशैली में उर्दू के शब्द, जैसा कि मुंशी प्रेमचंद जी लगातार उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके तत्सम शब्द, देसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो ये थी आपकी पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है पूस की रात। इसको आपने पढ़ लेना है और देख लेना है। ठीक है। आपका धन्यवाद।